नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो में आप लोगों को न्यायपालिका के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दे चुका था। मैंने आपको बताया था कि भारत की न्यायपालिका का किस प्रकार का एक संरचना है, ढांचा है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया था। और मैंने इसके साथ साथ आपको बताया था कि भारत की जो न्यायपालिका है उसके विभिन्न कार्य क्या है और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है या स्वतंत्र न्यायपालिका को बनाने के तत्व क्या है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके बाद ही ये वीडियो आप लोगों को समझ आने वाली है। तो आज हम यहाँ दो बेसिक क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं और बहुत कीमती क्वेश्चन हमारे लिए। तो आज की वीडियो में मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है उसके प्रमुख क्षेत्राधिकार क्या है, यानी फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म, जनहित याचिका, पीआईएल, ये सब जानते होंगे। तो आज हम बेसिकली इन्हीं टॉपिकों पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स में ही आता है या 4 मार्क्स में भी आ सकता है, और आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। और आज समझा मैं दूंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम से है, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमसे ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सभी नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, और व्हाट्सएप से भी आप हमसे ये नोट्स ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझें। काफ़ी मूल्यवान क्वेश्चन है, पेपर में अधिकतर यही क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। देखिए क्वेश्चन आएगा कि जो जुडिक्शन है, जुडिक्शन माने जो कार्य हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या है असल में, ठीक है ना। यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो देश का सर्वोच्च कोर्ट है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन आएगा फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या मेन जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या हिंदी में से बोलेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, या ऑब्लिक में मैंने क्या लिखा है, कार्य है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से है तो आपको इस तरीके से टैकल करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का कोई एक पर्टिकुलर काम तो है नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर काम है और हम हर काम पे यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आपका इस हिसाब से 6 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इनमें से सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है वो होता है मौलिक क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुडिक्शन। इसका अर्थ होता है दोस्तों, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे मेन जो काम होता है वो होता है कि किसी भी व्यक्तिगत या मान ली, देखिए अगर आपका किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो अंतिम जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस का निपटारा करता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यदि मान लीजिए भारत की सरकार और किसी दूसरी सरकार, जैसे दिल्ली वर्सेस हरियाणा, हरियाणा यूपी, इस टाइप अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है ना, तो वो सभी जो डिसीजन है या जो उन पर सुनवाई करने का जो राइट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। यानी ये मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो मसला जाता है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है या देश से जुड़ा हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला क्या काम होता है कि इन मसलों पर सुनवाई करना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दूसरा काम होता है रीट से संबंधित कार्य यानी रीट जुडिक्शन। ये भी बहुत बहुत सरल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, उससे पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि यदि मान लीजिए भारत के नागरिकों के जो हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए गए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एक्सेट्रा, ये सभी अगर इनके साथ किसी भी टाइप का कोई व्यक्ति, कोई सरकार किसी भी टाइप का विरोध या इनका वायलेशन करती है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ उन लोगों के खिलाफ जो हमारे अधिकारों को छीनते हैं, तो उनके खिलाफ हम एक कोर्ट केस लड़ सकते हैं। और इस हालात में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि आर्टिकल 32 के तहत, आप ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 32 के तहत भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रीट जारी करता है, यानी 5 आदेश जारी करता है। और इन 5 आदेशों का जो एक डिटेल जो वर्णन है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखना कि भारत के नागरिकों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये दो कार्य आपको अच्छे से समझ आएंगे। अब हम चलते हैं अगले कार्य पे, अपील क्षेत्राधिकार, अपील जुडिक्शन। देखिए दोस्तों ये भी बड़ा सिंपल है। यदि मान लीजिए आपकी एक कॉन्फ्लिक्ट या आपका एक केस हाई कोर्ट में चल रहा हो। अब देखिए जब कोई भी कोर्ट में जब फैसला जाता है ना, या तो वो पक्ष में आता है या तो वो विपक्ष में आता है, ठीक है। डिसीजन दो ही होते हैं, या तो वो जीतेगा या वो हारेगा। यदि मान लीजिए अगर आप हार गए कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में अगर आप हार जाते हैं,
लेकिन आप कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो आपके पास एक राइट होता है कि वह क्या करे, कि आप राइट है सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका को सुनेगा, यानी आपकी अपील को सुनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का एक काम होता है हाई कोर्ट की याचिका को सुनना। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आपका केस जिला कोर्ट में चल रहा है लेकिन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी, और अगर आप हाई कोर्ट में भी हार जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपका केस स्ट्रांग है, ठीक से सुनवाई नहीं हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए तो आपके पास कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी अदालतों को और सभी नागरिकों को मान्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का अगला कार्य जो होता है वो होता है दोस्तों सलाहकारी कार्य, यानी एडवाइस करता है सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति। ठीक है ना, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस कर सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम को एडवाइस कर सकता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ पर दोनों किसी की एडवाइस माने या ना माने इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन देश से भलाई के लिए, ठीक है ना, राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के पर बाध्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको परामर्श दे सकता है। तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में गिना जाता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट और काफी मूल्यवान पॉइंट है, वो है इसको विशेषाधिकार क्षेत्र भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। देखिए अनुच्छेद जो हमारा 137 है, 137 है, उसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए, यानी मैं सिंपल बताता हूँ क्योंकि आगे हम उसकी और चर्चा करेंगे। सिंपल क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर पुनर्विचार कर सकता है। यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई गलत डिसीजन दे सकता है या कुछ भी करे, तो अपने फैसलों पर पुनर्विचार कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये पांचों पॉइंट समझ आए। उसके बाद अभिलेख न्यायालय के रूप में, देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, वो एक रिकॉर्ड रूम भी होता है। देखिए रिकॉर्ड रूम इसलिए होता है, यदि मान लीजिए कोई केस आज लड़ा जा रहा है, तो आने वाले 50 साल बाद अगर कोई सेम केस आता है, तो 50 साल बाद उस केस का जो रेफरेंस है वो आज से लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, ताकि वो रिकॉर्ड के रूप में, एक रेफरेंस के रूप में आगे काम आ सके। और हमारा लास्ट पॉइंट है संविधान की व्याख्या और रक्षा। यदि दोस्तों मान लीजिए लेजिस्लेचर यानी विधायिका कोई ऐसा कानून बना देती है, ऐसा हुआ भी है, काफी बार हुआ है, मैं आपको बता चुका था। लास्ट पे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका में डिस्प्यूट, तो उसमें मैंने बताया है कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि अगर भारत की जो लेजिस्लेचर है, विधायिका कोई कानून बनाती है, तो वो संविधान के खिलाफ हो सकता है, लोगों के खिलाफ हो सकता है, कि लोगों को पसंद नहीं आता। तो ऐसे में किसी भी कानून को एक्सप्लेन करने का या उसको रिव्यू करने का जो अंतिम जो राइट होता है, वो संविधान ने दिया है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो कानून है संविधान के खिलाफ है, तो उसको वो क्या नाम है हटा भी सकती है। ये बात आप ध्यान रखना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, न्यायपालिका वाले चैप्टर में एकेडमिक रूप से सबसे जो मूल्यवान क्वेश्चन है वो आपका यही है, फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको मैंने 6 या 7 पॉइंटों के माध्यम से समझाया। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट को समझ गए होंगे, और इसके नोट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, या आप इसको रिटर्न में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि चांसेस ज़्यादा यही है कि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसा नॉलेज इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। वह क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। देखिए बहुत बड़ी पावर है, क्या नाम है, न्यायपालिका की, क्योंकि अधिकतर बच्चे ये मानते हैं कि न्यायपालिका का मुख्य काम न्याय करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ न्यायपालिका बहुत सारे कार्य भी करती है। तो न्यायिक सक्रियता क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ध्यान से सुनेगा सभी बच्चे, कि जब किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचता है तो व्यक्ति इंसाफ के लिए न्यायालय जाता है। ध्यान दोस्तों ये बड़ा सिंपल है। यदि मान लीजिए कि अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, किसी से या किसी भी तरीके से, तो आप न्यायालय जाएंगे, ठीक है, न्याय के लिए जाएंगे। लेकिन कई बार न्यायालय जनता से जुड़े मामले अपने हाथ में ले लेता है और इस पर कार्रवाई करता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता। देखिए दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्तिगत रूप से परेशान हो, कोई समाज भी परेशान हो सकता है। ठीक है,
तो अगर समाज परेशान है या समाज में कोई बुराई है, ठीक है, तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन निकाला कैसे जाए, ठीक है, यानी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका इफेक्ट व्यक्तिगत ना हो, पूरे समाज या पूरी सोसाइटी पे पड़ता हो या पूरे राज्य पे भी पड़ता हो। यदि मान लीजिए कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और यहाँ पर बड़े स्तर पर चरस माफिया चरस बेच रहे हैं, लेकिन हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है, सॉरी न्यायपालिका कार्यपालिका का जो सिस्टम है वो सरकार के उन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो हम एक PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। देखिए बहुत कीमती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यायिक सक्रियता का जो सबसे मुख्य जो साधन होता है ना, वह क्या होता है, जनहित याचिका होती है। देखिए जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई थी वो भारत में 1780 के दशक में हुई थी। दो मुख्य न्यायाधीश थे, एक तो PN भगवती एंड VK कृष्ण अय्यर ने, ठीक है। तो इन दोनों ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत करी, और जब से जनहित याचिका में भारत का एक स्टार्टअप हुआ है, तो भारत की न्यायपालिका का जो एक दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और काफ़ी लोगों के हितों में भी रहा है। जनहित याचिका आज एक अधिकार के रूप में, यदि मान लीजिए जनता यानी जन माने लोग, हित माने जनता से जुड़े जो मसले होते हैं, तो उस पर हम जनहित याचिका को दायर करके सुप्रीम कोर्ट से सवाल जवाब तो नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट से हम दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। यदि वो देश के खिलाफ होता है, समाज के खिलाफ होता है, तो सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका को उसको ठीक करने का आदेश देगा। तो आप देखते होंगे कि हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ में, अखबार में आपने देखा होगा, कोई ना कोई याचिका आती रहती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जनहित याचिका बोलते हैं। तो जनहित याचिका की भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, PIL बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो जनहित याचिका क्या है, मैं आपको बताया कि सबसे पहली बात, जनहित याचिका को शुरू किसने किया था, PN भगवती एवं VK कृष्ण अय्यर ने 1980 के दशक में। अब क्वेश्चन है कि जनहित याचिका है क्या। देखिए बड़ी सरल डेफिनेशन है। जनहित याचिका का अभिप्राय है कि पीड़ित व्यक्तियों के बदले अन्य व्यक्ति या संगठन न्याय की मांग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको पता है कि आज केस लड़ना बहुत ज़्यादा महंगा होता है किसी के भी लिए, लेकिन मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है या कोई समाज है, ठीक है, तो अगर वो केस नहीं लड़ सकता तो इसके बदले कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य संगठन, क्योंकि जनहित याचिकाएं, अधिकतर जो जनहित याचिकाएं हैं वो संगठनों द्वारा ही डाली जाती हैं, तो ये जनहित याचिका होती है। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जनहित याचिका क्या है और ये गरीबों की किस प्रकार मदद करता है। तो अब हम देखते हैं कि गरीबों की जनहित याचिका मदद कैसे करती है। देखिए जैसे कि इसके एग्जाम्पल सिंपल है कि गरीबों की रक्षा, जनहित याचिका गरीबों को एक निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। बहुत से स्वयंसेवी संगठन जनहित याचिका के माध्यम से गरीबों को न्याय दिलवाते हैं। तो जो गरीब लोग हैं, जो न्याय पाना चाहते हैं, तो उनके लिए हित में हो जाती है। मजदूर हितों की रक्षा, जैसे कि 1982 में जब एशियन गेम्स भारत में हुए थे, तो उस समय क्या हुआ कि जो श्रमिक थे, जो लेबर थे, उनको किसी प्रकार का वो नहीं दिया गया था, एक सैलरी नहीं दी गई थी। उसके बाद किन्हीं लोगों ने क्या करा, उन किसानों के, उन लेबरों के हित में, किसान कह रहा हूँ सॉरी, लेबर के हित में क्या करें कि याचिका दायर करी, जब जाकर उनको वो सैलरी दी गई थी। तो क्योंकि जो लेबर है वो तो इतने सक्षम नहीं थे कि वो याचिका दायर कर सके। उसके बाद नागरिक अधिकारों का दायरा बढ़ा। देखिए जनहित याचिका के फायदे हैं, आपको ध्यान रखना, जनहित याचिका जो होती है उसका फायदा भी है, नुकसान भी है, ठीक है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, फायदा पढ़ रहे हैं, नुकसान मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो नागरिक अधिकार है वो भी मजबूत हुए हैं, ठीक है। जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन क्या हुआ, बेहतर हुआ है। और आप बुक में आप पढ़ लेना कि जो शुरुआती जो जनहित याचिकाएं थी, जैसे पॉइंट नंबर 5 लिखा है ना, कैदियों के हितों की रक्षा, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना बाद में, ठीक है। तो ये फायदे देते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि जनहित याचिका के कुछ नकारात्मक पहलू भी है। तो नकारात्मक पहलू पे भी आपको अच्छे से फोकस करना है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन एक बन सकता है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो जनहित याचिका है उसका फ़ायदा तो है, लेकिन साथ साथ उसके नकारात्मक पहलू भी है। जैसा कि सबसे पहला जो नकारात्मक पहलू है कि न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आप जानते होंगे शायद कि ऑलरेडी भारत पे कम से कम 4 से 5 करोड़ जो केसेस है वो पेंडिंग है। लेकिन जनहित याचिका क्या होती है कि जो न्यायपालिका का जो सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा उस पर बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि पहले ऑलरेडी बहुत सारे केसेस है वो तो समय से सुलझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जनहित याचिका से क्या हो रहा है कि जो न्यायपालिका का जो काम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। फ़ायदा भी है लेकिन इसका नुकसान भी है।
न्यायपालिका के पास समय का अभाव। देखिए न्यायपालिका के पास इतना समय नहीं है कि वो जनहित याचिका को भी सुने, क्योंकि जज बहुत कम है भारत में, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। या तो जजों की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है, या न्यायपालिका को उचित टाइम मिले केस को सॉल्व करने का। लेकिन साथ साथ न्यायपालिका क्या करती है, जनहित याचिका को भी सुनती है। या तो सरकार द्वारा जनहित याचिका के लिए कोई पर्टिकुलर कुछ और करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायाधीशों की कमी। देखिए अगर न्यायाधीश भी पूरे होते भारत के अंदर तो केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग ना होते और उस पर न्यायपालिका पर इतना ज़्यादा बर्डन भी ना बढ़ता। एक जो चौथा जो पॉइंट है वो सबसे मेन है, वो ये है कि कार्यपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच अंतर धुंधला हुआ है। देखिए दोस्तों इसका अर्थ यही है कि न्यायपालिका जो जनहित याचिका के माध्यम से करती ना, देखा जाए तो वो सभी कार्य कार्यपालिका की जिम्मेदारी यानी सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन उसको निभाने का जो काम है वो कौन कर रही है, न्यायपालिका। तो कहीं ना कहीं माना गया कि इससे क्या हुआ, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक डिस्प्यूट बढ़ा है। अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों के निर्वाह अच्छे तरीके से कर ले तो जनहित याचिका की भी जरूरत नहीं होगी। अगर कार्यपालिका ऐसा करती है तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया होगा। उसके बाद हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय, ठीक है ना, ध्यान रखना ये उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के पास दो ऐसी शक्तियां हैं जिससे वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रीट जारी करता है, लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत नहीं, आपको याद रखना आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी नागरिक अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की जांच पड़ताल कर सकता है। यदि वह कानून देश के खिलाफ होता है, संविधान के खिलाफ होता है, तो उसको असंवैधानिक करने का जो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये दो पावर है हाई कोर्ट के पास। देखिए दोस्तों लास्ट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला है कि न्यायपालिका और संसद के संबंध। देखिए न्यायपालिका और संसद के जो संबंध है वो हमेशा से डिस्प्यूटेड माने गए हैं, क्योंकि इनकी शक्तियों के बंटवारे को लेकर हमेशा न्यायपालिका और संसद यानी विधायिका के बीच विवाद रहता है। विवाद के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे न्यायपालिका अपना दावा करती है और जबकि कार्यपालिका दावा करती है, विधायिका दावा करती है, जबकि न्यायपालिका उसको गैर संवैधानिक मानते हैं। जैसे निजी संपत्ति के अधिकार क्षेत्र को लेकर, जैसे आपको याद होगा या शायद आपने कभी पढ़ा होगा तो 1970 के दौर में राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर जुडिशरी और लेजिस्लेचर क्या हो गया था आपस में, इस क्षेत्र को लेकर भिड़ गया था। फिर मौलिक अधिकार के क्षेत्र को लेकर, ठीक है, या नीति निर्देशक के क्षेत्र को लेकर। ये थोड़ा डिफिकल्ट, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर 2-3 मार्क्स में आ जाए तो आप इसको अच्छे से देख लेना। तो बाद में क्या हुआ कि जब न्यायपालिका का डिस्प्यूट बढ़ा तो उसके बाद 1973 में एक बहुत ही फेमस मुकदमा, ठीक है, बहुत ही फेमस केस था केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में तो मैं आपको पहले भी बोल चुका था कि हम कभी पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे, जो अभी बनाना संभव नहीं लग रहा क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केशवानंद भारती मुकदमे में 3 बातें स्पष्ट थी जो आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कि केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी चैप्टर नंबर 9 में बताया कि जो संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो संविधान के मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको अगर ये जानना है तो आपको मेरी पिछली वीडियो चैप्टर नंबर 9 देखना होगा, ठीक है। उसके बाद मूल ढांचे के मामले पर न्यायालय का फैसला अंतिम होगा, यानी कोई भी जो लॉ बनाया जाएगा उस पर जो फैसला होगा वो न्यायालय का अंतिम होगा। तो ये था बेसिकली पूरे चैप्टर में, लेकिन आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्वतंत्र न्यायपालिका के बनाने वाले तत्व और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, ये 2 सबसे मेन क्वेश्चन है। जनहित याचिका वाला भी अच्छे से याद कर लेना, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर आएगा। तो सब तैयार करने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और अगली बार हम मिलेंगे अगली वीडियो में, नई वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छी है या बुरी है। अगर कहीं कमी है तो कमी को बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियो में उसको अच्छे से समझा पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।